हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे यूपीएससी 2025 आंसर की के रिगार्डिंग सी सेट में कुछ कुछ जो क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन थे जो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते थे। मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। आज ही ये पेपर हुआ है 2025 का 25 मई को, और आप लोग इसके आंसर की देख लीजिएगा कि यही आप लोगों के आंसर अगर आप लोगों के आए हैं तो आप लोगों का सी सेट जो है वो क्वालिफाई हो चुका है। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन करने कैसे थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे। अभी मैं ट्रिकी क्वेश्चन की आंसर की नहीं लेकर आ रहा हूँ, जो बिल्कुल एकदम वन लाइनर क्वेश्चन थे उनकी आंसर की है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मतलब 80 में से 20 क्वेश्चन आप लोगों के पास वन लाइनर क्वेश्चन थे सी सेट के अंदर। देखिएगा करते कैसे है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आया था कि देयर आर एन सेट ऑफ द नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विद एलसीएम इक्वल टू द 1001। जो एलसीएम की वैल्यू जो है वो 1001 है, और कह रहे हैं एचसीएफ जो है यहाँ पर आप लोगों के पास 1 है। तो नंबर ऑफ सेट कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ सेट बहुत ही ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं। इसका आंसर जो आने वाला है मोर देन 8 आएगा। क्लियर। ये कैसे आता है अब देखिएगा। जैसे यार मैं आप लोगों को बताऊं 1001, यूपीएससी ने पहले भी इस नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था 1001। आप लोगों को ये बताया जाता है कि 1001 जो है एक कॉम्बिनेशन है 13, 7 एंड 11, इन तीनों नंबर्स का ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग यहाँ पर ये पेयर देखते हैं तो 3 पेयर तो यही आ गए, मतलब 3 का एक ही पेयर ये आ गया। अब इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स इनके आ सकते हैं, इन्हीं के मल्टीपल हो सकते हैं। समझ में आया। इन्हीं के अगर मल्टीपल्स हो जाएंगे तो उनका भी एलसीएम अपने पास 1 आएगा, और जो एचसीएफ है वो 1 रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट वाला आएगा वो आप लोगों का मोर देन 8 आएगा। मैंने दोबारा बता देता हूँ कि 13 का और कोई भी मल्टीपल अगर आप लोग लिखोगे वो भी 7 एज इट इज रहने दो, 11 एज इट इज रहने दो, 13 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो भी आप लोगों को एलसीएम जो है वो 1001 ही देगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना मोर देन 8 आने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ये वाला यूपीएससी का था। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई एन की वैल्यू क्या होगी या एन के अंदर डिजिट क्या होंगे, है ना। एन के डिजिट क्या होंगे। देखो नंबर जो था वो एन स्क्वायर था। एन स्क्वायर का फॉर्मेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उल्टी गिनती चालू हो जाती है 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोग जानते हैं यार, अगर आप लोग 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 11 का स्क्वायर करते हैं 1 to 1 आता है, और अगर आप लोग 11 का मतलब स्क्वायर कर रहे हो ना इस तरीके से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग यार स्क्वायर जब भी जितने भी 11 वाले नंबर होते हैं ना उनका करने पे आप लोगों को वो उल्टे नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 211 मतलब 211 ने 211 लिखे है ना, 211 लिखे, तो 2 लिखे थे हमारे पास। यहाँ पर हाईएस्ट तक जा रहा है 2 तक, फिर आ गया 1 तक। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे 111 का स्क्वायर, इसका अगर फाइंड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा 2 1। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर देखें हाईएस्ट जो था वो आ रहा था 9। दैट मीन्स यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी ना, 9। हाँ ये 10 हो गए। हाँ तो यहाँ पर इस चीज का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे इसका आंसर आप लोगों को 1 2 3 ये सारा का सारा ये मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो n में नंबर ऑफ डिजिट आने थे वो 9 आने थे। दिस वाज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मतलब थोड़ा सा लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस करे हैं। कह रहे थे आप लोगों का x जो है वो एक रियल नंबर है और बिटवीन 0 to 1 लाई कर रहा है। रियल नंबर 0 to 1, कह रहे पहली कंडीशन जो है एक्स स्क्वायर क्या आप लोगों के पास ग्रेटर देन एक्स क्यूब होगा। अब जैसे आप लोग सपोज कर लीजिए 1/2 सपोज कर लीजिए, अगर आप लोग 1/2 सपोज करते हैं जो कि इसी के अंदर लाई करता है, 1/2 का स्क्वायर क्या 1/2 के क्यूब से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। दैट मीन्स ये आप लोगों को 1/4 देगा और 1/4 आप लोगों का 1/8 से बड़ा होगा। क्लियर। तो पहली जो स्टेटमेंट थी दैट वाज योर ट्रू। बट अगर आप लोग सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोग ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 और 1/√2, दोनों का आंसर जो है 0 to 1 के अंदर ही लाई अपने पास करने वाला है। क्लियर। दोनों का आंसर इसी के अंदर लाई करेगा, लेकिन इस केस में जो है ये जो नंबर आ जाएगा ये नंबर अपना बड़ा आ जाएगा। सो सेकंड जो कंडीशन है ये अपने पास फॉल्स हो जाएगी। तो इसका जो आंसर करेक्ट वाला आएगा वो ए पार्ट करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये वाला एक और बहुत इजी क्वेश्चन आया था, पूछ रहे थे रिमाइंडर क्या आने वाला है व्हेन 9⁻3 9⁻4 अप टू सो ऑन इज डिवाइडेड बाय 6। देखिएगा यहाँ पर हमारा जो काम रहता है हमेशा हम लोग जितनी पावर कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। लोएस्ट पावर आप लोग जानते हैं कॉमन निकलेगी। अगर मैं लोएस्ट पावर को कॉमन निकाल दूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर।
लास्ट का ये आ जाएगा। और अगर आप लोग इसको सिक्स के साथ डिवाइड करें, अब 9 का क्यूब होता है 729, यहाँ पर तो जो मर्जी आ जाए। और जब आप रिमाइंडर थ्योरम या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 लगाकर चेक करेंगे तो 729 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 होता है। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 होगा दैट मींस दिस विल गिव्स यू अ रिमाइंडर ऑफ द जीरो, एंड व्हेन जीरो इंटू एनीथिंग अगर आप लोग करेंगे यू विल गेट जीरो एज द रिमाइंडर। सो इसका जो आंसर था वो ए पार्ट आना था, जीरो करेक्ट आंसर रहेगा जी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यही आप लोगों के क्वेश्चंस निकले होंगे। बहुत इजी एक और कोडिंग का क्वेश्चन आया था, जैसे कि कह रहे हैं 64 इज इक्वल टू 343। रिलेशन कुछ सोचने की कोशिश करनी थी कि 64 क्या होता है। 64 आप लोग इस तरीके से लिखते हो, या फिर आप 8 का स्क्वायर लिख सकते थे, है ना। बट ये जो चीज है ये यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पा रही। इसके बाद अगर आप लोग ये क्राइटेरिया लगाकर सोचेंगे, अगला जैसे लिखा गया है 216, 216 को आप लोग लिख रहे हैं 729, तो 216 मैं लिख सकता हूँ 6 रेज़्ड टू पावर क्यूब, 729 को लिख सकता हूँ 9 रेज़्ड टू पावर क्यूब। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, यहाँ पर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है। यानी कि अगला जो 512 है, 512 का आंसर क्या आएगा। 512 होता है आप लोगों के पास 8 रेज़्ड टू पावर क्यूब, और 8 रेज़्ड टू पावर क्यूब में 11 के क्यूब के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर आ जाएगा करेक्ट, दैट विल बी 1331। बी पार्ट अपना करेक्ट आंसर रहेगा भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है जहां पर आप लोगों को x की वैल्यू बतानी है। ये तो आंसर अपने लिखा ही हुआ 29 आ रहा है। प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग आप लोग सीरीज में इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे 1, 3, 6, 11, 18, x 42 ये है। यहाँ पर -2 +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, फिर +7 ये जितनी भी मूवमेंट हो रही है ना सारी की सारी अकॉर्डिंग टू द प्राइम नंबर हो रही है। तो 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है दैट विल बी 11। 11 अगर यहाँ पे आ जाएगा सो x की वैल्यू 29 आ जाएगी, और 29 में अगर आप 13 जोड़ देंगे ना यू विल गेट 42। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दिस विल बी 29 करेक्ट है जी। क्लियर। अब बहुत ईजी है ये सारे के सारे, मैं तभी बोल रहा हूँ कि सारे के सारे ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। बहुत शॉर्ट वीडियो करने वाला हूँ मैं, ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या अप्रोच लगानी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया था फ्रांस में यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से कोडिंग करी गई है। और जर्मनी की जो कोडिंग करी गई है, जर्मनी की कोडिंग हुई है 915843 देखो यहाँ पर हम लोग हमेशा यही काम करते हैं, चेक करते हैं कि आप लोगों के पास क्या कोडिंग आमने सामने है क्या, जो अल्फाबेट सामने लिखा गया है, नंबर सामने लिखा गया है वो देखते हैं। आप लोग यहाँ से कोई भी अल्फाबेट उठाकर पिक कर लो, जैसे ई उठाया, ई के सामने 1 है, यहाँ पर भी ई के सामने 1 है। और कोई उठा के देख लो ए है, जैसे ए के सामने 4 है, यहाँ पर ए के सामने 4 है। क्लियर। तो यहाँ से ही बात क्लियर हो जाती है, अपने पास आमने सामने कोडिंग करेगी। अगर यमीन की बात करें तो y की वैल्यू है 7, तो y यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 यानी सी या डी में से कोई आंसर आएगा। फर्क है बीच वाले में, बीच में m है, m देख लेते हैं कहां पर आ रहा है, m आ रहा है 8 के सामने, तो यहाँ पर जहां पे m की वैल्यू 8 आ रही है दैट मींस d, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये सभी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही होने वाले हैं, मैं आप लोगों को बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो वेरी इजी, कोडिंग का ही क्वेश्चन था। कह रहे हैं नो को अगर आप लोग लिख रहे हैं 210, NOT को लिख रहे हैं अगर आप लोग 4200, उसके बाद नोट को लिख रहे हैं आप लोग 21000, तो आप लोग बताइए नोट्स को कैसे लिखेंगे। ये एकदम मल्टीप्लिकेशन बेस्ड था, और आप लोगों के ऊपर जो अल्फाबेट्स होते हैं ना उनको आप पता है आप लोगों को नंबर क्या होता है। जैसे N का नंबर होता है 14, और O का नंबर यहाँ पर आ जाता है अपने पास 15, ठीक है। तो 14 + 15 अगर आप लोग करोगे तो 210 मिल जाएगा। ऐसे ही सेम बाकी के क्वेश्चन करने थे, जैसे यहाँ पर मैंने लिख कर दिए हैं NOT कैसे बन जाएगा, 4200 है, तो 14 N का आ गया 14, O का आ गया 15, और T का आ जाएगा 20। इसी तरीके से इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आप लोगों का बन जाएगा 399000। ये अपना फाइनल आंसर है जी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्री बनाना था। फैमिली ट्री बनाकर आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना आंसर जो आने वाला है ओनली 4 करेक्ट आने वाला है। ये चारों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है जो अपनी करेक्ट है। अगर आप लोग बनाकर भी देखें, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए फैमिली ट्री बना देता हूँ। जैसे कह रहे थे P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बना दिया। एंड R का भी वो ब्रदर है। क्लियर। अब S इज आर्स मदर, S जो है वो R की मदर है, S जो है वो R की मदर है। एंड T इज P's फादर, और T जो है वो P के फादर है। तो यानी कि ये दोनों तो कपल हो गए क्योंकि ये फादर थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट SNTR कपल, हाँ ये SNTR कपल है। Q इज T's सन, नहीं Q T का सन नहीं है, क्योंकि Q का यहाँ पे
जेंडर हमें नहीं पता तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई क्यू सन है कि डॉटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। टी इज क्यूज फादर, हाँ टी तो क्यू का फादर होगा ही, क्योंकि ये दोनों ब्रदर या ब्रदर सिस्टर है या ब्रदर ब्रदर है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एस इज पीज मदर, हाँ एस जो है वो पी की भी मदर है, क्लियर, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। आर इज टीज डॉटर, यहाँ पर भी आर के जो जेंडर की बात है वो नहीं करी गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पी इज एस सन, हाँ यार देखो टी का अगर सन है तो ये एस का भी तो सन ही हुआ, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्लियर। तो यहाँ पे अपना आंसर जो था करेक्ट वाला ओनली 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला, ये भी आप लोगों का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम चैप्टर में से हर एक एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कह रहे 489th डिजिट क्या आएगा इस सीक्वेंस के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे बड़ा सीधा सा ट्रेंड ये रहता है कि आप लोग पता है 1 to 9 तक आप लोगों के 9 डिजिट यूज हो गए होंगे। अगले जो डिजिट्स आएंगे वो सारे के सारे 2 डिजिट के डिजिट्स आएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 10 से लेकर 99, यानी कि 90 नंबर हो गए। 90 नंबर के अंदर 2 डिजिट ऑलरेडी यूज हो गए, दैट मीन्स 180 डिजिट ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो गए, 9 डिजिट ऑलरेडी यूज हो गए, टोटल 189 डिजिट यूज हो चुके हैं आउट ऑफ 489। यानी कि अगर मैं 489 में से माइनस कर दूं 189, यू विल गेट 300, मतलब अब 300 डिजिट्स पीछे रह गए, 300 डिजिट पीछे रह गए। अगर 300 डिजिट पीछे रह गए तो वो कौन से होंगे, वो 3 डिजिट वाले नंबर होंगे ना। 3 डिजिट वाले मतलब 100 से लेकर कहीं भी जा सकते हैं, मुझे नहीं पता कहां तक जाएंगे, लेकिन वो 300 डिजिट्स टोटल यूज होंगे, क्लियर। 100 से लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे 3 डिजिट वाले नंबर है, क्लियर। तो अब मुझे यही पता करना है, तो कैसे पता करेंगे भाई, 300 को 3 के साथ डिवाइड कर दो, आप लोगों के पास आ जाएगा 100, यानी कि 99 में अगर आप लोग 100 ऐड करेंगे दैट मींस यू विल गेट 199। इसमें जो लास्ट डिजिट ये वाला जो आया है ना, ये वाला जो डिजिट आया यही आप लोगों का 489th डिजिट है। अगर आप लोग कंसेप्ट से वाकिफ है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं, तो 9 इसका जो था वो करेक्ट आंसर था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। आप लोग यहाँ पर एक कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बोला गया था P इज इक्वल टू क्यू क्यू क्यू, मैंने 111 ले लिया, ठीक है। और 111 में जानता हूँ किस चीज का प्राइम फैक्टर होता है, वो होता है 1, 3 एंड 37 का। ऐसे ही सेम 481 जो था, 481 भी किस चीज का फैक्टर होता है, 1, 13 और 37 का। अब व्हाट इज HCF पूछ रहे हैं, HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चीज इसमें कॉमन आ रही है, only the 37 is a common in this part, so 37 will be the correct answer. Moving to the next question, one of the most easiest question again I will say, यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि n अगर आप लोगों के पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक के। आप लोग इसके अंदर 1 से शुरुआत कर लो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर आप लोग ऐसे करते हैं, इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है 3 रिमाइंडर आप लोगों को मिल रहा है, क्लियर। अगला अगर आप लोग 2 रखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2/4, यहाँ पे आ गया 5/4, और जब आप 5 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे यू विल गेट रिमाइंडर एज अ 1, ठीक है। ये रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर आया। अगले केस में हम लोग 3 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो 3 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा 9/4। अगेन फ्रॉम दिस पार्ट यू विल गेट द रिमाइंडर ऑफ द 1, तो यहाँ से भी अपने पास रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1 नहीं आ रहा है। अगर आप लोग 1 रेज़ टू पावर 4 भी ट्राई करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा 17 मिल जाएगा, और फिर से अगेन यू विल गेट रिमाइंडर एज अ 1। तो क्लियर कट पता चल रहा है, एक रिमाइंडर यहाँ पर हमें 3 मिल रहा था, एक रिमाइंडर हमें यहाँ पर 1 मिल रहा था। दैट मीन्स अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर जितने भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आप लोगों के पास 2। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, और यही पूछा गया था कितने रिमाइंडर्स आप लोगों के पास मिलेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कौन सा है क्वेश्चन, ये रहा, है ना। अब ये वाला जो कंसेप्ट होता है ये बहुत ही एक सिंपल कंसेप्ट होता है, इसका 20 मीटर कंसेप्ट आएगा और 20 मीटर आंसर आएगा। करते कैसे हैं, आप लोग जानते हैं कि स्पीड का कनेक्शन था, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना था। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड में आप लोग स्पीड को माइनस करके लिखते हैं इस तरीके से, है ना। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर ये जो यूनिट है ये kmph में है, और यहाँ पर ये यूनिट जो है वो सेकंड्स में है। कन्वर्जन करने के बाद पूरा आप लोगों के पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा यू विल गेट 5 into 4, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ ऑफ द ट्रैम है, वो आप लोगों को 20 मिल जाएगी। मैंने ये यहाँ पर एक थोड़ा सा रफ में सोल्यूशन करा हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे 5/6 कैसे आया है, मैंने जस्ट 3 को 5/18 के साथ कन्वर्ट करा। ऐसे ही सेम यहाँ पर जो 4 था, ठीक है, जो 4 था उसको भी मैंने 5/18 के साथ
मीटर पर सेकंड के लिए कन्वर्ट करा, जिससे आप लोगों को ये मिल गया 5/6 मिल गया और यहाँ पर ये मुझे 10/9 मिल गया। फिर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाया, ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग गया। और फिर डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम था, डिस्टेंस माने लेंथ, लेंथ जो थी दोनों केसेस में सेम थी, तो लेंथ लेंथ को मैंने इक्वेट कर दिया, जिससे सबसे पहले तो मैंने भाई यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रैम निकाला, ट्रैम, ठीक है, जो भी है, ट्रैम है कि ट्रेन है, जो भी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के बाद फिर से यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे आप लोगों के पास लेंथ ऑफ द ट्रेन 20 मीटर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर करेक्ट रहने वाला। क्लियर। इसके बाद ये, हाँ, ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बताया मैंने। इस क्वेश्चन को करने के ना बड़ा सीधा सा अप्रोच होता है कि आप लोग सपोज कर लो यहाँ पे कोई x है, जिसको मल्टीप्लाई कराने पे आपको कोई एक नंबर मिल रहा है, x मिल रहा है। क्लियर। अब मुझे नहीं पता वो x की वैल्यू क्या है और कैपिटल X की वैल्यू क्या है, लेकिन जो बाकी के नंबर्स है ना वो मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे 12 से 18 पे जाना। क्लियर। मान लो यार 12 इंटू एक्स करने पे मुझे 18 मिल रहा है, यानी कि x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। क्लियर। ऐसे ही सेम अगर मैं यहाँ पे 18 को किसी x के साथ मल्टीप्लाई कराऊं, मुझे मिल रहा है 36, तो x की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2। तो मैं इस तरीके से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर वैल्यू 1.5 है, यहाँ पर 2 है, अगले केस में 36 से 90 जाने पे 36 को x के साथ मल्टीप्लाई कराने पे ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, यानी कि 2.5 आ जाएगा। जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है आप लोगों के पास आधे आधे के अकॉर्डिंग। क्लियर। अगर आधे आधे के अकॉर्डिंग हो रहा है तो यहाँ पर अगर मैं 0.5 के साथ में मल्टीप्लाई कराऊं, यू विल गेट 12। और अगर इस 12 से मुझे इस 12 पे जाना हो तो 12 इंटू 1 करने पे ही तो 12 मिल रहा है। क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले जो मल्टीप्लीकेशन हुई है, यहाँ पर जो चेंज आया वो आया 0.5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद 3/2, फिर इसके बाद 2, इस तरीके से अपना पैटर्न चलता रहा। तो जो x की वैल्यू आ गई ना, दैट मीन्स x आप लोगों के पास 12 अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कुछ और भी आंसर्स लिखे हुए हैं मैंने, एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पे, और ये बहुत सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये अब इनके जो आंसर है मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आंसर तो है, क्वेश्चन पता चल जाए। जैसे क्वेश्चन आया था, एलसीएम वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर 1078 था। ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों के पास स्टेटमेंट गिवन थी कि हमने एक 4 डिजिट का नंबर बताना है, ठीक है, जिसमें आप वो नंबर 3, 5, 6 और 9 के साथ जब आप लोग डिवाइड करें, रिमाइंडर कुछ आए, ठीक है, रिमाइंडर 3 के केस में 1 रिमाइंडर आए, 5 के केस में 3 रिमाइंडर आए। ये क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन के साथ कर सकते थे। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 का कंसेप्ट उठाते ना, आप लोग जानते हो 5 के कंसेप्ट में यहाँ पर या तो 1068 होता या तो 1078 होता, तभी आप लोगों के पास रिमाइंडर 3 आना था। उसके बाद मैंने ये चेक करा कि 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल लगाया। 3 के लिए जब मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगाया 1068 के ऊपर, मैंने इसको डिवाइड करा, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अगर ये चीज एग्जैक्टली डिवाइड होगी दैट मींस इसने तो मुझे कोई रिमाइंडर ही नहीं दिया। और फिर मैंने 1078 को 3 के साथ डिवाइड करा, इस केस में मुझे एक रिमाइंडर मिल गया और वो रिमाइंडर था 1, और यही अपना आंसर है 1078 स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, कोडिंग का ही क्वेश्चन था एक तरीके का, लेकिन पाइथागोरन ट्रिपलेट के ऊपर। जैसे 7 इंटू 24 कह रहे हैं या 7 इंटू कुछ ऑपरेशन कह रहे हैं, दैट इज गोइंग टू गिव यू 25। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर ये 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू द 25 स्क्वायर था। क्लियर। ऐसे ही आप लोगों ने इसका आंसर बताना था 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर। तो ये अपने पास आंसर जो देता वो 65 देता। तो इस तरीके से अपना आंसर 65 इसका करेक्ट आंसर आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन यार, यहाँ पे देखो, ये यही से आंसर अपना आ जाना था। 3 इंटू 5 करोगे, 3 इंटू 5 करने पे यूनिट डिजिट आप लोगों को 5 मिलेगा, है ना। अगर आप लोग 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 5 आ गया, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आप लोगों के पास 45 आ जाएगा। क्लियर। तो यूनिट डिजिट इस केस में तो भाई 5 ही आने वाला है। क्लियर। अगर यूनिट डिजिट 5 आने वाला है, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, इस 5 की वजह से हमेशा आप लोगों को यूनिट डिजिट में 5 मिलना है। ये करेक्ट आंसर है जी। क्लियर। इसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन था, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, इसका नन ऑफ द अबव आंसर है। कभी भी अपने पास मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़े ना, मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहाँ पर कह रहे हैं x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोग क्या करें, x की भी मैक्सिमम वैल्यू उठा ले, y की भी मैक्सिमम वैल्यू उठा ले, यू विल गेट 15। ये मैक्सिमम आ गए। लेकिन जब आप मिनिमम की बात करें, मिनिमम के केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम के केस में आप लोग x की छोटी वाली वैल्यू ले लो, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई है ना, x की छोटी वाली वैल्यू ले ली 4 माइनस y की मैक्सिमम वाली वैल्यू ले ली, वो आ गई -3। और रेशो पूछ रहे थे, रेशो का मतलब होता है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी।
यू विल गेट 15/-3 और 15/-3 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, सो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा वो 23 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने नंबर बन जाएंगे आप लोगों के पास। अगर आप लोग इसको चेक करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन था वो जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे 1078 इसका आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो ये देखिएगा ये कैसे करते हैं आप लोग। यहाँ पर बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा है, 2 मिनट मुझे भी लगे इसको समझने में कि क्या अप्रोच लगा सकते हैं, बट था ठीक 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 था। मैंने पहले मंथ का कंसेप्ट लगाया, डेज का कंसेप्ट लगाया, फिर जाके मुझे समझ में आया कि यहाँ पर हम एकदम सीरीज में पीछे को जा रहे हैं। ठीक है, मैं आगे को भी जाने की कोशिश की, बट पीछे के जाने में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जैसे 1 to 1 अगर आप लोग मूवमेंट करेंगे, जनवरी आप लोगों के पास पहला महीना होता है, जनवरी पहला 12 10, मतलब इस तरीके से पहला महीना, फिर 12वां, फिर 10, फिर एक्स, फिर मार्च 3rd महीना, फिर अक्टूबर 10वां महीना, फिर वाई, और फिर सितंबर यानी कि 9वां महीना। यहाँ पर मूवमेंट जो थी वो 0 के अकॉर्डिंग हो गई, यहाँ पर -1 के अकॉर्डिंग, -2 के अकॉर्डिंग, फिर मूवमेंट जो होनी थी -3 के अकॉर्डिंग। 10 अक्टूबर से -3 जाओगे ना आप लोगों को जुलाई मिल जाएगा, और जुलाई में -4 जाओगे ना तो मार्च मिल जाएगा। यही तो मार्च था। मार्च के बाद -5 करेंगे ना अक्टूबर मिल जाएगा, और यहाँ पे -6 करेंगे यानी कि अप्रैल। तो ये अपना आंसर आना था जुलाई और अप्रैल, यानी कि बी पार्ट करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आज मैंने अभी आप लोगों के सामने रखे हैं, जो डिस्कस करे हैं। एकदम इजी वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर मुझे और कोई क्वेश्चन मिलता है, ये 9 आंसर पता नहीं किस चीज का लिखा हुआ है, 40th क्वेश्चन है कोई, 40th क्वेश्चन अगर मैं बता दूं आपको, 40th क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैंने लिखा है, मैं अभी बता देता हूँ भाई 40th क्वेश्चन कौन सा है जिसका आंसर मैंने 9 लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे। अच्छा, ये तो हाँ वही है, नहीं ये तो वो 9 वाला हो गया। ठीक है, तो यही थे आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ। और क्वेश्चन डिस्कस करके इसके बाद वाली क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए जरूर इसका कंप्लीट सोल्यूशन और लेके लाऊंगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव फॉर द रिजल्ट। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सही हुआ है तो आप लोगों का चांसेस हो सकते हैं कि आप लोगों का सी सेट जो है वो क्रैक हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय जी।